ठीक है, देखिए क्या क्या पढ़ लिए तुम लोग। इकाई, इकाई का हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट। तो लोग बाय लैंग्वेज वाला बन जाओ कि अगर मान लो कि इंग्लिश समझ में ना आएगा तो क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी जाता है, तो उसको हम हिंदी देख के मार देंगे, ठीक है। और अगर हिंदी नहीं आ रहा उसको इंग्लिश देख के मारेंगे, दोनों तरीके से बनेंगे। तो हम लोग इकाई के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। हम लोग को आज स्टार्ट करनी थी गति। तो गति में सबसे पहला स्टार्ट होता है राशि से। तो राशि जो होता है फिजिकल यानी भौतिक राशि, वो दो प्रकार का होता है। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है। कौन कौन, यानी कि हम यहाँ पर भौतिक राशि को, भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, सर फोटो हटा देना, ठीक है। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है। एक तुम्हारा क्या होता है, स्केलर, और एक क्या होता है, वेक्टर। स्केलर को हम लोग इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अदिश राशि, और इसको क्या बोलते हैं, सदिश। इसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या होता है, दोनों चीज, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और होता है कि अगर इसके साथ साथ इतना ही समझिए, इसमें ज्यादा नहीं समझिएगा, ध्यान देना कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तब उसको बोलेंगे सदिश, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे बोलेंगे कि 2 मीटर जाना है, तो 2 मीटर जाना है, तो 2 मीटर जब जाना है तो क्या इसमें पर्टिकुलर को डायरेक्शन का नाम लिए हैं कि किधर जाना, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, कहीं भी कुछ नहीं। तो ये कहीं भी आराम से वो रहेगा, और 2 मीटर जाओ, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है कि 2 मीटर वो जा सकता है, ठीक है। जब वो जा सकता है तो बताओ कि इधर उधर सगरो जा सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं अगर दिया रहेगा तो वो होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि अदिश। लेकिन अगर कह दें कि 4 मीटर जाना है तुम्हें ईस्ट की ओर, तो बताओ क्या तुम साउथ में जा सकते हो, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ईस्ट जो दिए थे ना वो डायरेक्शन दिए, और 4 मीटर जो था वो मैग्नीट्यूड। तो जब दोनों चीज रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। लेकिन इसमें कुछ बातें और आ जाती है कि जिसको ऐसे क्वांटिटी होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो आपका क्या कहलाता है, स्केलर। क्या कहलाता है, स्केलर। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि हम लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट हम जब ले रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होता है, याद रखना यही चीज है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मतलब परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। लेकिन ये दोनों होने के साथ साथ भी इलेक्ट्रिक करंट को हम फिर भी इसे अदिश राशि में काउंट करते हैं। किसमें रखते हैं, अदिश राशि में, स्केलर में। तो यही आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताइए बल सदिश है कि अदिश, तो नहीं पूछेगा। रीजन क्या है कि सदिश अदिश तो सब लोग जानता है कि बल कौन सा है, सदिश है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, इसलिए उसको हमेशा किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, अदिश कैटेगरी में। क्यों, एक एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन मान के चलो, लेकिन इसका प्रूफ है। प्रूफ इसलिए कि इसमें एक चीज और होना चाहिए था वेक्टर होने के लिए, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए, और वही नहीं करता है। तो ठीक है, तो उसको बारे में अगर समझाएंगे तो दिन बीत जाएगा, तो उसको नहीं काम करना है। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट ये आपका क्या कहला जाएगा, अदिश। जैसे पावर भी आपको क्या हो जाएगा, अदिश में।
पावर यानी कि शक्ति भी जो आएगा अदिश में। तो कुछ अदिश का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए कि आपको हो सकता है कि जब कल क्वेश्चन दें उसमें जरूरत पड़े। तो हम पहले अदिश का एग्जाम्पल लिखेंगे यानी कि स्केलर का। कुछ जैसे सबसे पहले की लंबाई हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा द्रव्यमान, ये सब के सब क्या है अदिश है। समय अदिश है, उसके बाद तापमान अदिश है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा अदिश है। यानी सिंपल यही बात सोचो ना कि जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी साथ था उस सब के सब क्या है अदिश है, स्केलर है। पहली बात तो यहाँ से मिल गया जो लोग फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके लिए। फिर अगर हम उसके बाद और चले कि और अदिश में कौन आ सकता है, तो इसके बाद आ सकता है दूरी, दूरी के बाद कौन आ सकता है चार्ज, फिर कौन आ सकता है त्वरण नहीं होगा, फिर उसके बाद आएगा वर्ग, वेग नहीं, कार्ज, कार्ज क्या आएगा कार्ज, फिर कार्ज मतलब इंग्लिश में बोलेंगे वर्ग, फिर इसके बाद आएगा ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ठीक है। ईटीसी कर दें, प्रेशर, प्रेशर आपका फोर्स आ जाएगा, पावर यानी कि शक्ति, ठीक है। चार्ज यानी कि आवेश, चार्ज यानी कि आवेश, ये सब आपको दिखेगा ना, ये किसका एग्जाम्पल है अदिश राशि का, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो आएगा अदिश राशि में वो इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, इंपॉर्टेंट है इसमें अदिश में ये आगे ये सबको ज्यादा पूछता है कि ये सब राशि कैसी है, स्केलर है या फिर वेक्टर। तो याद रखेंगे कि जितने भी लिखे ये सब स्केलर का एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे जब चलते हैं वेक्टर के लिए, तो वेक्टर में देखो कौन कौन आ सकता है। वेक्टर मतलब हिंदी में कहते हैं इसको सदिश। इसमें चलेंगे तो सबसे पहले आएगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। जब विस्थापन से चलेंगे तो आ जाएगा वेग यानी वेलोसिटी, वेग से चलेंगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण से चलेंगे तो आएगा बल यानी कि फोर्स, फोर्स से आ जाएगा बलाघूर्ण, हाँ रहने दो, बलाघूर्ण यानी कि टॉर्क, बलाघूर्ण को क्या बोलते हैं टॉर्क, हाँ टॉर्क, TORQUE, ठीक है टॉर्क। इसी प्रकार से आपका आ जाएगा प्रेशर, प्रेशर भी आपका फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, लीनियर मोमेंटम, संवेग, या मोमेंटम भी डायरेक्टली बोल सकते हो, लीनियर मोमेंटम को मोमेंटम भी बोल सकते हैं, संवेग। इस प्रकार से एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, ये सबके सब किसका एग्जांपल दिखेगा, तो सबके सब क्या होंगे वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। कोई दिक्कत अब बात समझ में आ गया, तो ये याद रख लेना है ये सब की बात। अब आगे अगर हम चले तो आगे में दिखता है, कहाँ चला गया, फिर अब हम इसी में देखें तो देखो अब क्या इसमें और पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, अदिश राशि पढ़ लिया, सदिश राशि पढ़ लिया। अब बारी आते हैं दूरी की, फिर विस्थापन की, और फिर आता है स्पीड यानी कि चाल का, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले चलते हैं डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, ठीक है। अब ये क्या होता है, साथ साथ दोनों को डिस्कशन करना है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट होगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा विस्थापन। अब दोनों कहते किसको है, इसके लिए। मान लो कि हमें चलना है, यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ पर पहुँचना है। कोई रास्ता ऐसा होगा कि ऐसे से घूम घूम करके तब जा करके यहाँ पर पहुँचा रहा है,
ठीक है। और एक और रास्ता होगा जो और घूम करके बस डायरेक्टली यहाँ पहुँच रहा है, और कुछ ऐसे भी रास्ते होंगे जो डायरेक्टली यहाँ पर ही मिलेंगे। तो आपको 3 रास्ते दिए गए हैं, 3 रास्ते में नाम देते हैं, इसका C, इसका D और ये रास्ते को E। तो हम कहेंगे कि हमें जाना था A to B जाना था, लेकिन भाया मतलब हो करके, भाया मतलब क्या होता है, हो करके, किससे हो करके जा रहे हैं, C से। फिर एक और क्या हो रहा है, A to B जाना है, लेकिन हम किससे हो करके जा रहे हैं, D से। फिर हमें A to B हो करके जाना है, A to B जाना है, लेकिन किससे हो करके, E के साथ। तो अब हम चलते हैं तीनों में कि डिस्टेंस किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे। तो बात ऐसे समझो, तीनों रास्ता था, 3 व्हीकल है, तीनों व्हीकल 3 रास्ते से जा रहे थे। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये कहता है एक्चुअल पाथ लेन। एक्चुअल पाथ लेन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। यानी कि एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक दूरी। क्या होगा, वास्तविक दूरी। जो वास्तविक लंबाई होगी रास्ते की, वही आपकी क्या होगी, डिस्टेंस। लेकिन अगर हम यही चले डिस्प्लेसमेंट में कि अगर सबसे शॉर्टेस्ट होने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट। जब ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा, पाथ लेंथ यानी रास्ता की दूरी, यानी कि सबसे छोटा, वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी जब सबसे छोटा अगर बनाना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली हमें क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा, एक लाइन से ज्वाइन करना होगा, किसको किसको, द इनिशियल को, जहां से चले थे, और टू कहां तक, फाइनल तक। तो जो हम इनिशियल और फाइनल को डायरेक्टली ज्वाइन करेगा, जो लाइन ज्वाइन करेगा इनिशियल और फाइनल को डायरेक्टली, वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट यानी हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो डिपेंड कर रहा है ओनली 2 पॉइंट्स पर, ओनली किस पर डिपेंड कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, इनिशियल और फाइनल। ठीक है। और जब इस पर डिपेंड कर रहा है तो डायरेक्टली हम ए और बी को डायरेक्टली क्या करेंगे, मिला देंगे, और यही क्या कहला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो बात अब समझते हैं कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं, ओडोमीटर गाड़ी का आगे व्हील में लगा रहता है, अब जब वो चलेगा, हाँ ओडोमीटर स्पीडो में अंतर है। ओडोमीटर किलोमीटर को मापेगा, और जितना चलेगा उतना किलोमीटर मापेगा, और स्पीडोमीटर स्पीड को मापता है कि उस दौरान तुम कितने का स्पीड से जाएगा। अब मान लो कि जो गधा लोग है, KTM चलता है, तो वो सब बताओ कितना होगा। एक तो अपने बारे में सोचता नहीं, ठीक है, कि हम जाए मरेंगे कि जिएंगे, और अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, अरे खुद अपने बारे में सोचा, क्यों दूसरे के बारे में सोचेगा। ठीक है। तो एक तरह से मानो कि जो KTM देने वाले इंसान है, जो परिवारिश जो है ना, वो गलत हुआ है पेरेंट्स का। ठीक है, क्योंकि देंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं। अगर बचपन सिखा के रखते कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है कि वो मान सकता है। लेकिन एक तो अपने जाता है, दूसरी बात लेके जाता है किसको, रोड पर चलता है उसको। मान लो किसी को ठोके दिया, तो बेचारा क्या 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 गलती था, जो मतलब आराम से चल रहा था। ठीक है। हम परसों जब आ रहे थे JB रोड से ना, 3 आदमी बैठा हुआ था बाइक से, और भी स्प्लेंडर। अरे ज़्यादा मुड़ेगा तो चल जाता, और ज़्यादा तो अकेले नहीं जाता, तीनों को जब करता, जो सर को जाता, जो कि उस गाड़ी पर नहीं था बैठा हुआ, वो भी जाता, और घुसा घुसा करके दम निकालता। ठीक ना, मतलब सोचो कि वैसे लोगों का क्या परवाह था, कुछ नहीं। यानी उन लोग बस दिखाना चाहता था कि मेरा इंप्रेशन बने। हमें एक बात समझ में नहीं आता है कि मान लो कि कोई स्टूडेंट नहीं, कोई आदमी है, वो इंप्रेशन बनाना चाहता है किसी के सामने, ठीक है, अब बाइक चला रहा है, तो स्पीड कर दिया। अरे क्या तुमको चेहरा देखा होगा, है बताओ, चेहरा देखा होगा नहीं ना। तो तुमको इंप्रेशन बनाना है, एकदम सिंपल जेंटल बन के धीरे धीरे जाता, तो आराम से हो सकता है कि तुम्हारा चेहरा भी देख लो, है ना। तब ना इंप्रेशन बनता, तब ना कहता क्या वाह क्या गाड़ी चलाता है। अब क्या स्पीड चलाना है तो क्या करेगा, और गाली दे करके बोलेगा तुम कितना कमीना है जो तुम ऐसे गाड़ी चला रहा है। ठीक है, और चेहरा नहीं देखा उसको, तो क्या उसको इंप्रेशन बना नहीं ना। तो क्या लोगों के लिए ये काम करने चाहिए स्पीड में। तो अगर जो लोग सोचता है कि इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, तो इसको ऐसा नहीं चलाना चाहिए। तो ठीक है। तो अब जो मान लो कि खिलाड़िया कर जो चला रहा है ना, उसको डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि अब वो ओडोमीटर में जब हमको सीधा इतना ही दूरी जाना था, लेकिन वो गधे को पता क्या
कि हमको पेट्रोल खा रहा है क्या, वो गाड़ी को ऐसे चला रहा है। अब बताओ, वो फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा, उसको क्लास करना चाहिए था। अगर वो क्लास कर लेता, पेट्रोल बचाता, तो हो सकता है कि वो बेचारा धीरे धीरे ना आराम से कैसे चलता स्ट्रेट लाइन में। तो वो समझ में आता है कि ऑडोमीटर में रीडिंग कम आती, गाड़ी का पेट्रोल कम खर्चा होता, तो वो तो गधा और कटर रहा और दम लेके चल रहा है इससे। तो वो क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा था। तो अगर हम एक सीधी रेखा में अगर जाना चाहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम कर्व लाइन में जब चलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो यहाँ पर बताओ कि जब A to B जाना था C से हो करके, तो ये आपकी क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो बताओ A से B जाना था D से हो करके, फिर भी तो ये कर्व हो गया, तो दूरी। फिर उसी प्रकार से A to B जाना है, लेकिन E को हो करके, तो ये आपका क्या होगा, विस्थापन। तो विस्थापन जो है ना, विस्थापन ये दूरी भी हो सकता है। क्यों, जब बोले कि हमारा रास्ता ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट रास्ता है, तो ये वो गाड़ी जब ये वाला पर चला, तो उसके लिए एक्चुअल पाथ लेंथ भी तो यही हुआ, एक्चुअल लेंथ भी तो यही हुआ, तो उसके लिए दूरी भी वही हो गया और विस्थापन भी वही होगा। यानी कि दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकता है, दूरी विस्थापन से ज्यादा हो सकता है। यानी हमें एक चीज देखने को मिला कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन में चले, जब स्ट्रेट लाइन मोशन में सीधे रेखा में चलते हैं, तो जो दूरी होता है वो किसके बराबर होता है, विस्थापन का। यानी कि जो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट के बराबर। लेकिन अगर ऐसे चले, तो इस केस में अगर देखेंगे तो हमेशा जो आपका डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होगा किसको से, डिस्प्लेसमेंट से। किसको से, डिस्प्लेसमेंट से, विस्थापन से। तो विस्थापन से हमेशा दूरी बड़ा होगा या बराबर। जब दोनों को कंबाइंड हम एक साथ करें, जब कंबाइंड हम एक साथ करेंगे, तो जो डिस्टेंस मिलने वाला होगा, वो डिस्प्लेसमेंट का ये क्या होगा, उससे बड़ा या तो बराबर। तो तुमसे पूछेंगे क्या डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम होगा, कभी होगा, कभी भी नहीं। या तो डिस्टेंस बड़ा होगा या तो डिस्टेंस बराबर। तो तुमसे पूछेंगे अगर कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्किल में घूम रहा है, तो उस दौरान बताओ कि वो डिस्टेंस था कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या था, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस निकालना था, तो जहां अगर ऐसे जाके पीछे आ गए, फिर आ गए, कुछ भी हो जाए, टोटल बताओ ओडोमीटर में रीडिंग पूरा बताएगा ना कि कितना किलोमीटर गया। और जितना किलोमीटर हम बढ़े हैं उतना ही हमारा पेट्रोल खर्चा हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर गए और फिर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। काश ऐसा गाड़ी में होता, घर से निकलते फिर घर आ जाते, तो मेरा पेट्रोल जितना खर्चा हुआ उतना पेट्रोल आ जाता। ये कब होता है ऐसा, जब डिस्प्लेसमेंट पर वो भर करता था। लेकिन भर किस पर करता है, वो डिस्टेंस पर। तो जाते हैं तब पेट्रोल खर्चा, आते हैं तब पेट्रोल खर्चा। क्या कभी भी पेट्रोल हमारे मतलब टंकी में फिर से आ जाता है, नहीं ना। तो वो बताओ गाड़ी किस पर, ओडोमीटर किसको फॉलो करता है, डिस्टेंस को कि डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को। तो दूरी मापना हो ओडोमीटर, दूरी मापना हो ओडोमीटर। और अगर तुम्हें स्पीड मापना हो स्पीडोमीटर, स्पीड मापना हो स्पीडोमीटर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापना हो बैरोमीटर। अगर स्पीडोमीटर अधिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापना है बैरोमीटर। दूध में तुम्हारा किस चीज को मापना है, लैक्टोमीटर। अगर तुम्हारा हाइग्रोमीटर भी होता है, जब लोग मरकरी लेवल में अगर हम लोग मापते हैं प्रेशर, तब हाइग्रोमीटर। ठीक है, खैर ये सब आगे चलते चलेगा। तो बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी में अब आ जाता है चाल। क्या होता है, चाल। चाल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड जो निकलता है ना, ये कहता है कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना टाइम में कवर किया, इसी को बोलते हैं क्या चीज, चाल, यानी कि स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, चाल। चाल यानी कि स्पीड। इकाई समय यानी यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर जितना करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, स्पीड। ये क्लास 9 में तुम्हारा एग्जाम जो फर्स्ट मिड जो प्री मिड होने, प्री मिड ना,
हाँ, इसमें भी आ सकता है, ये आएगा इंग्लिश में, तो अगर हम समझे रहेंगे तो उसमें तो बता सकते हैं ना, आसानी से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या हुआ, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाल यानी कि स्पीड, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, इकाई समय में तय की गई दूरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। इसे क्या बोलते हैं, चाल। तो यहाँ से फॉर्मूला निकलता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। क्या मिलता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो दूरी और बटा क्या होगा, समय। किसके बराबर, चाल बराबर। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं कि v बराबर s बाई टी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं कि जब आपको s निकालना यानी कि दूरी निकालना हो तो vt ऊपर कर देंगे, तो s बराबर vt। तो ऐसे बताओ, s मतलब सन मानेंगे यानी कि बेटा, तो vt को बेटी बोल सकते हैं कि नहीं, तो बेटा बेटी एक समान होता है ना आज के डेट में। तो याद रखेंगे कि बेटा बराबर क्या हो जाएगा, बेटी यानी कि vt, क्या हो जाएगा, vt। तो s बराबर vt। कोई दिक्कत। इसी में अगर टाइम निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, टाइम को ऊपर भेजो और स्पीड को नीचे, तो मिलेगा डिस्टेंस बटा स्पीड। तो देखो ये जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, s बराबर बेटी बेटा बराबर बेटी, याद रहेगा ना। तो बेटी से क्या रखेंगे, vt, बेटी से क्या रखेंगे, vt। तो s बराबर vt। कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर एक तरह से अगर देखेंगे, ये फॉर्मूला मिला, तो ये फॉर्मूला में ये जो स्पीड है ना, ये कांस्टेंट होगा। ये स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि बदलने वाला ना होगा। ये स्पीड अगर स्पीड बदलने वाला होता तो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। उसमें हम आगे फॉर्मूला देखेंगे कि v बराबर u प्लस at। इसमें आपका ये चेंज होते रहेगा क्योंकि त्वरण था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर त्वरण नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपका ये चेंज नहीं होगा। तो याद रखना, जब स्पीड ना बदलता है तो उस दौरान हम फॉर्मूला लगाते हैं s बराबर vt, ठीक है। अब यहाँ से s बराबर vt तो याद हो गया। जब s बराबर vt का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पर t और यहाँ पर s, तो ये जो ग्राफ जो निकला ना बीच से, ये बीच से जो ग्राफ निकला था, यही ग्राफ कहलाएगा, ये रिप्रेजेंट करवाएगा कि v का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, v का। और इसमें जो वैल्यू यहाँ पर आएगा ना थीटा, तो हम बोलेंगे कि tan थीटा का जो वैल्यू होगा यही हमारा क्या देगा, स्पीड। क्या देगा, स्पीड, यानी कि v बराबर। कोई दिक्कत। तो v बराबर हो गया स्पीड। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर v बताओ, चार यानी कि बदलने वाला है कि नहीं बदलने वाला, तब बोलेंगे ये यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। कैसा होता है, एक समान। तो एक समान जब चाल होती है तो उसमें यानी कि जब दूरी और समय ग्राफ होता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाता है। कोई दिक्कत। अब तुमसे इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर यही टाइम है और यहाँ पर दूरी है और ऐसे करके लाइन खींच दिया, और अब पूछेगा कि इसमें बताइए चाल कितना है, तो बताइए चाल इसका है कुछ, तो चाल इसमें आ जाएगा कितना, 0। कितना है, 0। क्यों, क्या डिस्टेंस में बढ़ोतरी हो रही है। अब हम कहेंगे यार यहीं पर हम रोक दें गाड़ी में, तो गाड़ी को रोक दें, क्या स्पीडोमीटर का बढ़ने लगेगा, कितना चाल चल रहा, नहीं ना। जब ये दूरी वाला ग्राफ था तो हमने क्या किया, दूरी पर जाकर के रुक गए। एक जाकर कहीं गए थे और जाकर के वहाँ रुक गए, तो रुकने के बाद हमने तो चला नहीं। जब नहीं चले, जब रुके हुए तो क्या स्पीडोमीटर भागे लगेगा, नहीं ना जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा। एकदम डायरेक्टली ऐसे ही समझो कि जब स्पीडोमीटर में अगर स्पीड दिखाए, जब चाबी लगाते होंगे तो एक बार पूरा घूम करके फिर से आ जाता है, लेकिन जब तक हम चक्का को आगे नहीं बढ़ाते हैं तब तक मेरा स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर आने का मतलब, रुकने का मतलब कि हमने
गाड़ी को रोक दिया, और जब रोके तो क्या स्पीड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो उस दौरान मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। तो बात समझ में आ गया? तो ग्राफ में समझना कि S और T था, ठीक है, और लाइन अगर डायरेक्ट ऐसे खींची गई तो वहां पर आपकी जो चाल है वो एक समान है, लेकिन जब S और T है और इस तरह से अगर खींचा जाए कांस्टेंट तो ये तुम्हारा चाल कितना हो जाएगा? 0। और कभी भी याद रखना कि अगर यहाँ T है और यहाँ S है, इस प्रकार का ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्या कभी भी समय रुकता है? नहीं ना। और हमने किसको रोक दिया? समय को। तो बताओ टाइम कभी रुकेगा? नहीं। इसलिए ये वाला कभी भी ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये तो दूरी बता रहा है, तो बताओ अलग अलग दूरी क्या एक ही समय पर हो सकता है? हम एक आदमी है, अगर यहीं पर है तो क्या उसी टाइम क्या दूसरी जगह होंगे? भगवान तो नहीं है कि भगवान के रूप में हर जगह पर हर चीज में भगवान मौजूद है, कहते हैं कि नहीं? यानी एक समय में हर जगह पर मौजूद कौन है? भगवान। कहते हैं ना ऐसे करके। तो ये जब कहते हैं इसका मतलब ये है कि भगवान तो एक समय में हर जगह पर होंगे, लेकिन हम तो भगवान है नहीं, तो इसलिए टाइम एक जगह पर एक ही टाइम पर हर जगह पर मनुष्य पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ जो आपका दिया हुआ ये क्या हो जाएगा? गलत। कभी आपका ग्राफ इस प्रकार से दिखे तो डायरेक्टली कह दो कि आपका ग्राफ वो गलत है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े। अभी तक हमने एक पेज को पढ़ा, तो इसको हमने पढ़ लिया कि अदिश राशि क्या था, विद्युत धारा के बारे में लिखा है, विद्युत धारा, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब के सब कौन से राशियां हैं? अदिश राशि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात समझना है कुछ और। अब यहाँ पर औसत चाल की बात आएगा। क्या आएगा? औसत चाल। तो ध्यान देना औसत चाल के बारे में, यानी कि एवरेज स्पीड। क्या आएगा? एवरेज। देखते रहना टाइम जी खत्म ना हो जाए। कितना हो गया? अरे यहाँ पे जो 2 मिनट। हाँ 2 मिनट। तो अब इसको हम एवरेज स्पीड को अगला वीडियो में करते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा? फिर तुरंत ये 2 मिनट के बाद ये कटने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये तुरंत नेक्स्ट में ये एवरेज से क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि एवरेज स्पीड का नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलना